अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिजवान रौनक और वर्दा शुजा पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की न्यूज़ ट्रांसमिशन के इस चंक में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोशिश हमारी यही है कि आगाही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक पहुँचाई जा सके। दूर दराज इलाके जो भी जहाँ पर भी हमें सुन रहा है, मकसद इस ट्रांसमिशन का यही है कि किस तरह से हमने अपने आप को इस कोविड-19 ये जो मूजी मरज़ है इससे बचाना है। मुताद्दी मरज़ है, फैलता है और इस पैंडेमिक की सबसे बेशक ये इंटेंसिटी में या एक्यूट अगर हम इसको कहें तो वो इतना शायद ना हो जितना सार्स वायरस था, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रहा है। 210 से ज़्यादा ममालिक, 210-11 ममालिक जो हैं वो ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ग्लोब जो है वो इसने अपनी लपेट में ले लिया है। अब लोग घरों में बंद हैं, मसाइल जो है वो माशी मसाइल भी हैं, तिब के सेहत के मसाइल भी हैं और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो जन्म ले रहे हैं और जन्म ले सकते हैं इन एंटिसिपेशन, और उनमें घरों में बंद रहकर एक खौफ की फ़ज़ा जो है वो तारी है और एक खौफ हमारे जहनों पर मुसलसल इस कोरोना वबा का जो है हर तरफ जहाँ पर भी देखते हैं कोरोना वबा नज़र आती है, तो उनमें वर्दा नफ्सियाती मसाइल भी जन्म ले भी रहे हैं और ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है रिजवान, बजा आपने फरमाया जहाँ पर लोग घरों में मुक़ीद हैं, वो लोग जिन्हें अपने फैमिली मेंबर्स को देने के लिए वक्त नहीं था जिनके पास, अब वो मुसलसल एक छत के नीचे हैं और घर पे साथ रहने की वजह से भी हम देख रहे हैं कि बहुत से मसाइल जन्म ले चुके हैं। जी जी। कहीं पर मुआशी मुश्किलात हैं, इस वजह से भी वो चीज़ ताल्लुकात पर असरअंदाज हो रही है। आपको बाहर ना जाने की अगर शौक है, बाहर जाने का शौक है, आप नहीं जा पा रहे तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन मौजूद है। तो बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिन पर माहिर नफ्सियात हमें अच्छा सा गाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। क्या ऐसी हम अपने बिहेवियर्स में तब्दीलियां लेकर आएं कि आपसी ताल्लुकात पर बड़ा पॉजिटिव असर मुरतब हो। कहीं ये ना हो कि इस पेंडेमिक के गुजर जाने के बाद जो है नफ्सियाती तौर पर घर जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हों। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, माहिर नफ्सियात हैं नौशाद अंजुम साहब, मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नौशाद अंजुम साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो इस पेंडेमिक की वजह से अब तो कुछ माह हो गए हैं इसके साथ हमें जीते हुए, क्या समझते हैं क्या असरात इसने लार्जली क्या असरात मुरतब किए हैं ह्यूमन बिहेवियर्स पर? अस्सलाम वालेकुम नादरीन को भी, और थैंक यू फॉर हैविंग मी। वालेकुम। जैसे आप लोगों की जो नशरियात हैं काफ़ी अरसे से इस मसले को कवर भी कर रही हैं और ये बहुत अच्छा एफर्ट है और बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर जगह पे पीटीवी देखा जाता है। मुआशरे के ऊपर जो इसके असरात हैं वो जैसे अभी आपने भी जिक्र किया, लेकिन मैं इसको थोड़ा मजीद डिटेल में बताना चाहूँगा कि लोगों को घर के अंदर भी जो ख़वातीन हैं उनको भी आदत नहीं है कि उनको बहुत क्लोजली वॉच किया जाए बाय देयर हस्बैंड्स। हर चीज़ वो देखते हैं, घरों में रहने की आदत नहीं होती मर्दों को। तो व्हाट हैपन दैट उनको हर चीज़ में ना कोई नुक्स नज़र आना शुरू हो जाता है। व्हेन दे स्पेंड होल डे देयर, तो उनको वो चीजें भी दिखनी शुरू हो जाती हैं जो वैसे उनको पूरे दिन में वो तो होते नहीं थे, इतना ज्यादा उनको नजर नहीं आती। अच्छा, जब वो और वैसे भी माशी मसाइल भी हैं, वैसे भी एक फ्रस्ट्रेशन है, तो हर इंसान के अंदर एक खास किस्म की हिस्सा बेदार हो गई है, और वो ये है कि वो अपने इर्द गिर्द नकाइस और बुराइयां और खराबियां उसको हर चीज में नजर आनी शुरू हो गई हैं। चाहे वो घर है, चाहे वो घर से बाहर की चीजें हैं। हमें इस बात पे जरूर तवज्जो देनी है कि ये जो पैंडेमिक है ये हमें इकट्ठे करने के लिए बना है, ये हमें अलहदा करने के लिए नहीं बने। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये एक्चुअली हम अपने नेचुरल हैबिटाट पे वापस जा रहे हैं। उस तरीके से जैसे इंसानियत शुरू हुई थी, इर्तिकाई अमल, ये सोशल लिविंग है। सोशल लिविंग घर ही से शुरू हुई थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ कि घर वालों को तो हम भूल गए। अब हम पूरी दुनिया से मोबाइल्स पे और इस तरह बात करते हैं, लेकिन घर वाले हमारी आवाज सुनने को तरस जाते हैं, तवज्जो के मोहताज थे। सो एक्चुअली वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स। इस मौके से फायदा उठाना चाहिए था मुझे। ऑल्दो ये अच्छी बात है कि लोग इसमें इस बारे में अवेयरनेस हम दे रहे हैं कि इससे एक डिप्रेशन की फिजा पैदा होगी, लेकिन उस फिजा की वजह यह है कि हमने अपने आप को मेंटली इस बात पे कन्विंस कर लिया है कि अब हम जिस लॉकडाउन के अंदर हैं ये कोई अननेचुरल जगह है, ये कोई अननेचुरल प्रोसेस है। ये अननेचुरल नहीं है, ये अनयूजुअल है, जरूर है। अनयूजुअल इस तरह है कि हम बाहर जाके काम करते थे, हमारी रूटीन बदल चुकी है। सो ख़वातीनो हज़रात से ये गुजारिश है कि एक दूसरे के अंदर जो कमियां कोताहियां नजर आती हैं उनको उनको इग्नोर करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि हर चीज को ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज मत करें घर में चीजों को, बिकॉज
घर पहले चल ही रहे थे और बेहतरीन चला रहे थे लोग, तो अब ज्यादा हेलीकॉप्टरिंग हम उसको कहते हैं इन अनदर सेंस, वो ना करें। दिस इज वन सही ऑफ द मेजर मैसेजेस जो मैं स्पेशली फैमिलीज को देना चाहता हूँ। सही। अच्छा नौशाद अंजुम साहब, नौशाद अंजुम साहब सॉरी टू इंटरप्ट, ज़रा ये शेयर कीजिएगा, आपने बात की कि हम बैक टू आवर बेसिक्स। डेफिनेटली उस वक्त ये गैजेट्स नहीं थे, उस वक्त ये लग्जरियस लाइफ स्टाइल नहीं था। माहिर नफ्सियात जो है वो देखता है कि व्हाट इज़, इसको नहीं देखता कि व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जो ये लाइफ स्टाइल इसमें तब्दीली आई है, ये 21वीं सदी के उन गैजेट्स के साथ, उस टेक्नोलॉजी के साथ, उस नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज के साथ मुश्किल हो रहा है घरों में रहना? इट्स नॉट दैट इजी कि आप ये कहें कि ओके जी ठीक है, बैक टू द बेसिक्स। लाइफ स्टाइल में किस तरह से तब्दीली लाई जाए, नफ्सियाती तौर पे जहन किस तरह से उस तरफ आमादा किया जाए कि जनाब अब ये दिस इज व्हाट वी आर? जी बिल्कुल, मैं वही बात कहने लगा था सेकेंडली, जो आई वाज जस्ट कमिंग टू दिस पॉइंट। सही। हम रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसकी मैंने पहले बात की, उस अप्रोच को यूज करते हैं कि हम सबसे पहले तो उस पैराडाइम को चैलेंज करते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये कोई बहुत अनहोनी और बहुत ही कोई कैटास्ट्रोफिक या बहुत ही कोई खतरनाक बात है। तो पहले मैं उस एंगल को भी मैंने बताने की कोशिश की है कि इट्स नॉट अ वेरी वेरी बिग चेंज। यस इट इज अ बिग चेंज अगर उसको ऐसे देखा जाएगा, बट द स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल, यानी आसमान गिर नहीं जाएगा। पहली बात तो ये। अब ये कि चूंकि हमें आदत है जो रियलिस्टिकली हमें गैजेट्स के साथ इंटरेक्ट करने की आदत है, उसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब इंसान अपनी रूटीन से हटता है ना, तो फिर वो एक और चीज में चला जाता है जिसको हम, और खास तौर पे वो रूटीन जो उसके ऊपर मुसल्लत की जाती है। वैसे तो हम रिक्रिएशन के लिए भी अपनी रूटीन चेंज करते हैं, उसमें हम इंजॉय करते हैं, लेकिन जब हमें मुसल्लत कर दिया जाता है ना कि आपने अब घर में बैठना है, तो वही चीज पहले जो छुट्टी हमें बहुत अच्छी लगती थी, अब वो हमें बुरी लगनी शुरू हो जाती है। जब किसी चीज को मुसल्लत किया जाता है तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे डेंजरस प्रोसेस सामने आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड बोर्डम, जिसको बोरियत भी कहा जाता है। हम साइंस की नॉलेज में, की टर्मिनोलॉजी में ये बात करते हैं कि अगर इंसानों को बोरियत और खौफ में से किसी एक चीज को चुनना पड़े तो वो खौफ को चुन लेगा, इंसान बोरियत को नहीं चुनेगा। सही। क्योंकि, और ये रिसर्च साबित भी किया तजुर्बों ने, क्योंकि बोरियत ये किलर है, ये बंदों को डिप्रेशन में डालती है। बोरियत खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम टाइम, बिकॉज बोरियत का जो फंक्शन है मैथमेटिकली, दैट इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाउ द टाइम इज पासिंग। सो अगर आप किसी बंदे से घड़ी ले लेंगे ना आज के दौर में, तो वो बंदा, उस बंदे को सेंस ऑफ टाइम जब चला जाएगा तो देयर विल बी इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट विल कम इनटू दैट पर्सन। ट्रू। सो अब करने की जरूरत ये है कि अपने दिन को प्लान करें। यू मस्ट डिवाइड योर डे इन चंक्स। जस्ट ऐसा शुरू ना करें दिन को कि चलो कल जैसे गुजारा तो हम गुजार लेंगे, बिकॉज अगर आपके पास छोटे छोटे टारगेट्स नहीं होंगे तो ये पूरे का पूरा दिन जो है ये आपके लिए अजाब बन जाएगा गुजारना। बिल्कुल आप उसको रिलीजियसली भी प्लान कर सकते हैं। You can plan some games at home with your children. आप कॉल्स प्लान कर सकते हैं कि मैंने इन लोगों को कॉल करना है, कोई प्रोजेक्ट्स हैं उनको लिखें, कुछ जो लिखना जानते हैं अपने आप वो को लिखें। मसरूफ रखें, आप ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही हो गया। यकीनन जिन लोगों की जिंदगियां बहुत मसरूफ थी और अब वो घरों पे बैठ गए हैं, कुछ करने को नहीं है, उन्हें चाहिए कि अपने दिन को शेड्यूल करें, डिसिप्लिन में लेकर आएं, तो भी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अच्छा नौशाद अंजुम साहब, जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके पास ऑलरेडी भी कोई ज्यादा एक्टिविटीज नहीं थी, उनमें अगर हम देखें तो खौफ का आंसर पाया जाता है, वो एंजाइटी का शिकार नजर आते हैं, वो डिप्रेशन में जाते हुए नजर आते हैं, वो खबरें सुन लें तब भी वो परेशान हो जाते हैं, वो सोशल मीडिया पे जो गलत खबरें फिर रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, वो उनसे भी आगाह होते हैं, तो वो परेशानी के आलम में चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या गाइडलाइंस फराहम करेंगे? और आप चूंकि बाहर दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं, तो वहाँ के ह्यूमन बिहेवियर्स को आपने किस तरह से देखा? क्या वो भी इसी तरह से बिहेव करें जैसे पाकिस्तान में ये एंजाइटी और डिप्रेशन में हमें नजर आ रहा है, खास एज ग्रुप? ऑनेस्टली अगरचे मैं इधर यूएई में हूँ, लेकिन मैं तकरीबन एक महीने में 2 दफा पाकिस्तान आता हूँ, सो आई एम वेरी मच इन टच, और मैं दोनों का कंपैरिजन आपको बताता हूँ। द गुड थिंग इज, जो मैंने अभी तक देखा है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वहाँ पे रेजिलियंस बहुत ज्यादा है। यानी रेजिलियंस से मुराद है नाकामी से रिकवर करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की अवाम के अंदर। चूंकि मतलब हम उसको ये कह सकते हैं, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि बाहर जो लोग रहते हैं वो बुज़दिल होते हैं, आई डोंट वांट टू से दैट,
But I want to say that there is more courage which I see in Pakistani, जो पाकिस्तान में लोग हैं, उसकी वजह हमारा बहुत strong family backup system है, हमारे पास extended family support भी मौजूद है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि जो बुजुर्ग हैं जब वो खबरें सुनते हैं और नीचे वो टिकर्स भी चल रहे होते हैं और फिर वो इंटरनेशनल न्यूज भी सुनते हैं, उनको ये पता चलता है कि ज्यादा विक्टिम्स जो हैं वो बड़ी उम्र के लोग हैं, तो उनके ज़हन में खौफ बिल्कुल पैदा होता है। मैं इसमें ये रिक्वेस्ट करूंगा उनके जो घर वाले हैं उनसे कि एक तो उनके टेलीविजन का जो यूज है उसको थोड़ा सा लिमिट किया जाए, और सेकेंडली ये बात भी उनको बताई जाए, बिकॉज दिस इज रिसर्च जिसने ये भी बताया है कि बीसीजी, आप लोगों ने वो पढ़ी भी होगी रिसर्च, कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंट जिनको बीसीजी वैक्सीनेशन हुई थी लेट 40s एंड 50s, बिल्कुल ठीक, उनकी रेजिलियंस बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल, सूरत हाल यहाँ पर बहुत बेहतर है। नौशाद अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। फरमा रहे थे कि बहरहाल हमें इस वक्त जो है ख़ास तौर पर, वैसे ये बहुत आसान भी हो सकता है वर्दा अगर हम इसको इस तरह से सेट कर लें कि ये एक चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल है। बहुत मुश्किल है 21वीं सदी में ये कहना कि बैक टू द बेसिक्स। बैक टू द बेसिक्स अगर हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले की बात है तो वो तो समझ में आती है, लेकिन इस वक्त इतना कुछ हमारे दिमागों के अंदर मौजूद होना, हमारे हाथों में मौजूद होना, गैजेट्स की शक्ल में, लग्जरीज की शक्ल में, ये मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमें अपना लाइफस्टाइल तब्दील करने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है वो भी रिजवान खतरनाक साबित हो रहा है। नाज़रीन, अपनी ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हम शामिल करते हैं, हुकूमती अफराद भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो हेल्थ के हवाले से आपको गाइड करते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साइमा नदीम साहिबा ने, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बैनुल-सूबाई राब्ते के हवाले से भी है। साइमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका पीटीवी न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। कल वज़ीर आज़म ने उन तमाम तबकात का कंसर्न जो है वो ऑन बोर्ड लिया और एक फैसला किया, जिसके बाद तमाम कारोबारों को मरहलावार खोलने के हवाले से ये खुशखबरी सुना दी है। क्या कहेंगी इस हवाले से, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सूबों की जानिब से इस फैसले के बाद, और आपकी नज़र में ये फैसला कैसा है? देखिए कि मैं समझती हूँ कि ये फैसला जो है वो बहुत सोच समझ के किया गया है, और ये फैसला इस चीज को मद्देनजर रख के किया गया है कि हमारा मुल्क जो है वो दूसरे ममालिक की तरह नहीं है। हमारे यहाँ गुर्बत भी बहुत ज्यादा है, अफलास भी है, और हमारे यहाँ डेली वेजेस का जो है वो दारोमदार मुख्तलिफ जो हमारी फील्ड है उनमें ज्यादा नजर आता है। तो हम ने कोशिश भी की और कर भी रहे हैं। ऑलरेडी हमारा एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 12,000 जो है वो अंडर प्रिविलेज लोगों को दिया भी जा रहा है, और अभी एक और भी प्रोग्राम बल्कि प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए शुरू होने वाला है, जिसके अंदर जो लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं इस कोविड-19 की वजह से, उनको भी जो इमदाद दी जाएगी। लेकिन बावजूद इसके आप कब तक इस चीज को जो है वो कर सकेंगे? आप 3 महीने कर लें, आप 4 महीने कर लें, हमें इसको स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत में लाने पड़ने की जरूरत थी। और इसी वजह से हमारी कोशिश ये होगी कि अगर तमाम इदारे या तमाम जो फैक्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं जिनको इस वक्त खोला जा रहा है, वो अपनी सेफ्टी मेजर्स को और SOPs को फॉलो करें, और इसी तरह अवाम अगर उसमें डिसिप्लिन के साथ उनको फॉलो करें तो ये उनके लिए भी आसानियां होंगी, और जो लोग इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए भी मौके जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मेरे लिहाज से ये बहुत अच्छा काम है, और इसको सिर्फ फॉलो सही मानों में करने की जरूरत है। अच्छा साइमा साहिबा, ज़रा ये बताइएगा कि बिल्कुल बात जो है वो यही है कि अवाम को अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी हैं, लेकिन टू बी वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट पाकिस्तान की आवाम जो है वो उस तरह से संजीदा अभी तक नहीं ले पा रही कोरोना को, ख़ासतौर पर अगर हम देही इलाकों की तरफ, रूरल सेक्टर की तरफ चले जाते हैं। जहाँ जहाँ भी अब लॉकडाउन में यूरोप में, अमेरिका में नरमी की जा रही है, वो उन ममालिक में है जहाँ पर अब उसका ट्रेजेक्ट्री जो है वो कम हो रहा है। पाकिस्तान में अभी बढ़ रहा है। कल ही भी वज़ीर आज़म ये फरमा रहे थे कि अभी ये मज़ीद बढ़ेगा। तो इन हालात में बैनुल-सूबाई राब्ता जैसे जिसके आप पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, कोऑर्डिनेशन किस लेवल की चल रही है, किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चला जाएगा? क्योंकि आपके जहन, आपके इल्म में है कि कुछ इख्तलाफात सूबे के साथ भी चल रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि
हमारी तो इस वक्त पूरी कोशिश है, हम एज अ CCI मेंबर्स भी हम ये कह सकते हैं, और बावजूद इसके हमारी इस वक्त और भी जो कमेटीज बनी हुई हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, उन्होंने कोशिश ये की है कि तमाम सूबों को ऑन बोर्ड रखा जाए। सिंध के साथ थोड़े मामला मुख्तलिफ हो जाते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस दफा जो इस वक्त ये डिसीजन आया, इसके अंदर तमाम जितने इदारे हैं वो मौजूद थे, और इसके अंदर तमाम चीफ मिनिस्टर्स का भी एक ये मुश्तरका जो है ये फैसला है। आप देख सकते हैं कि इसमें स्कूलों का जब मामला आया तो उसके अंदर तमाम सूबों ने उसके अंदर अपनी अपनी अलग अलग राय दी, और सिर्फ एक सूबे ने अपनी राय जो थी बाकियों से मुख्तलिफ रखी। तो इस तरह से जो डिसीजन आया वो मुश्तरका एक डिसीजन था। तो बाकी रहा जहाँ पे जिन सूबों के अंदर इसकी तादाद ज्यादा है, जहाँ केसेस ज्यादा है, जाहिर है वो अपना उसका इजहार जो है वो यही करेंगे कि वहाँ पे सख्ती अभी तक रखी जाए। लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे गुर्बत कितनी है और वहाँ पे लोग किस तरह से रह रहे हैं। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि लोग जो है वो उस तरह से, खास तौर पे हमारे आप दूर ही क्यों जाते हैं, आप शहरी इलाकों में भी देख लें, यहाँ पे भी वो फॉलो नहीं करते। लेकिन यही हमें अवेयरनेस देने की जरूरत है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहाँ तक जाता है। अभी ममालिक खुल रहे हैं, उसके बाद हो सकता है ये मुख्तलिफ थियरीज हैं कि ये आगे जाके दोबारा से रूनुमा हो सकता है और दोबारा से इसकी जो है वो ग्राफ ऊपर जा सकता है। बिल्कुल, हमारे सोशल बिहेवियर्स को चेंज करना इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है। अच्छा साइमा साहिबा, ये भी फरमाइएगा, वज़ीर आज़म ने कल की मीटिंग में कहा कि मैं भी इस हक में हूँ कि ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको खोल दिया जाए, लेकिन सूबों के इस पर रिजर्वेशंस थे। अभी हम देख रहे हैं कि आइंदा कुछ दिनों के बाद, 15, 16, 17 दिन के बाद ईद का भी मौका आ रहा है। लोग जो शहरों का रुख करेंगे उन्होंने वापस अपने घरों को भी जाना होगा। आम दिनों में हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा रश होता था, जितनी गुंजाइश होती थी उससे कहीं ज़्यादा मुसाफिर वहाँ पर अड्डों पर मौजूद होते थे, उस ट्रांसपोर्ट पे मौजूद होते थे। कैसे यकीनी बनाएंगे सोशल डिस्टेंस को? अभी तक ये खतरा हम पर से टला नहीं है, ये कहा जा रहा है कि ये तो बढ़ जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में, तो कैसे कोप करेंगे इसे? देखिए, यही तो हमें कुछ जो है मुश्किलात इस वक्त दरपेश है, जिनमें से ठीक है अभी कल के उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद भी चाहते हैं कि वो खुल जाए, क्योंकि लोगों के लिए बहुत परेशानियां दरपेश हैं। आप जाहिर है अपने दफातर भी जाते हैं तो आप हर एक के पास इंडिविजुअल कोई गाड़ी नहीं है, तो हमें जरूरत तो पड़ेगी इन ट्रांसपोर्ट की। और फिर आप ईद के लिए जैसे लोगों को दूसरे शहरों में जाना है, वो अलग एक चीजें हैं। लेकिन इसके ऊपर एक फैसला कल नहीं हुआ है मेरे ख्याल में। इसके अंदर अभी लोगों ने इस पे अपनी जाहिर की है कि वो अभी फिलहाल इस वक्त रेडी नहीं है। लेकिन अगर SOPs हो गए और उनके लिहाज से, यानी आप अगर छोटे छोटे ले लें, रिक्शे हैं, टैक्सीज हैं, तो उनमें आप बिल्कुल ये फॉलो कर सकते हैं। अच्छा साइमा नदीम साहबा, बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। तालीमी जो कल फैसले किए गए हैं कि बगैर प्रमोशन, बगैर एग्जामिनेशन के प्रमोट कर दिया जाएगा पिछला रिजल्ट देखते हुए, खासतौर पर 10वीं और 12वीं जमात के, उसमें सिंध का बड़ा रिस्पॉन्स सामने आया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये सईद गनी साहब जो सूबाई वज़ीर तालीम हैं, उन्होंने कहा नहीं जी, ये हमारी स्टीयरिंग कमेटी अभी फैसला करेगी, जबकि ये कहा गया कि ये सूबों की मुशावरत से ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो जरा ये क्लियर कीजिएगा कि किस तरह से, अगर मुशावरत हो गई थी तो फिर सूबा सिंध जो है, खास तौर पर उनके कंसर्न मिनिस्टर ये क्यों कह रहे हैं? अच्छा देखिए, बात तो आप सही कह रहे हैं कि मुशावरत से ही ये फैसला हुआ था, और उसके अंदर KPK जो था वो अब उसका फैसला मुख्तलिफ था कि वो खोलना चाहते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो इस वक्त ये कम्प्लीटली वहाँ पे भी यही हो रहा है कि पिछले जो उनके रिजल्ट्स हैं उनकी बिना पर उनको प्रमोशंस मिल रही हैं। बच्चों के लिए ये अभी जरा मुश्किल है कि उनको हम जो है वो इस वक्त मैदान में दोबारा से जो है वो भेज दिया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और ये बड़ी क्लासेस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, और यूनिवर्सिटीज के लिए, उसके लिए भी आप देखें कि ऑनलाइन जो है इस वक्त मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं।
तो दुनिया भर में आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, न्यूजीलैंड वगैरह में देखिए, वहाँ पे तो आमतौर पे जो है वो ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि उनके शहर इतने दूर दूर हैं, उनके लोग इतनी दूर दूर वहाँ पे रहते हैं, तो इसको मैनेज किया जा सकता है। फिल्म की जो आप बात कर रहे हैं, फिल्म को एक बार उन्होंने जब इकट्ठे एक ले लिया था, तो उसके बाद उनको मेरे ख्याल में इसके ऊपर पहले से अपना काम करके आना चाहिए था और अपना होमवर्क करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। सही। साइमन नदीम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी और जो हुकूमती फ़ैसले हैं उसके हवाले से वो बता रही थी कि जो फ़ैसले किए गए यकीनन उस आम आदमी के कंसर्न को देखते हुए किए गए हैं, ताकि उनकी कारोबारी मसरूफियात का आगाज़ हो सके, मईशत जहाँ पर डैमेज हो रही है उसको जो है दोबारा से खड़ा कर किया जा सके। यकीन इसमें वक्त तो दरकार होगा, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई। अगर आवाम ताउन करें, SOPs पर अमल दरामद करें, तो ये सूरत हाल इस पर काबू पाया जा सकता है। जी बिल्कुल, काबू पाया जा सकता है और ज़रूर आवाम का ताउन ही सबसे बड़ी इस वक्त शर्त है। ये लॉकडाउन में जो नरमी की गई है इसकी कामयाबी की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी यही कहते हुए नजर आए। एक और ऐसा खित्ता है जहाँ पर लॉकडाउन जो है वो पिछले 8 महीने 9 महीने से चल रहा है, 278 दिन हो गए हैं। शायद उनके लिए ये कोई नई बात ना हो, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन में नरमी होती है। लॉकडाउन में जब आप बाहर निकलते हैं, ग्रॉसरीज़ की शॉप्स खुली हैं, सब कुछ अपने ही बंदे नज़र आते हैं, आपको अपने ही लोग नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ता है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ मकबूजा कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हुर्रियत रहनुमा हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ है, डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब ने स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर, आप बताएं। सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की न्यूज़ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। ज़रा शेयर कीजिएगा ये सूरत हाल जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार है, जो कश्मीरी हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग पर्टिकुलरली, वो तो 5 अगस्त से इस मुसीबत का शिकार है। वैसे तो 70 सालों से ही हैं, लेकिन 5 अगस्त से ख़ास तौर पर इसी कर्फ्यू और लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। अब कोरोना वबा भी है, तो किस तरह से, मतलब बहुत बुरी सूरत हाल होगी, किस तरह से मैनेज किया जा रहा होगा? मकबूजा कश्मीर के लोग क्या कर रहे होंगे, ज़रा शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की बात है, तो पूरी दुनिया ये जानती है कि 5 अगस्त के बाद से एक ब्लैंकेट कर्फ्यू और एक अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेट लॉकडाउन वहां पे मौजूद रहा है। बाकी दुनिया को तो शायद कोरोना के हवाले से एक वक्त मिल गया था प्रिपरेशन का, कि शायद कुछ ना कुछ खुराक जमा कर ली जाए, कुछ घर में स्टोर करना शुरू कर दें। लेकिन मकबूजा कश्मीर में चूंकि 5 अगस्त के बाद से एक ऐसी सूरत हाल रवा थी जहां पर खुराक की, अद्वियात की और इलाज मुआवजे की किल्लत बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद से जब इंडिया ने, ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह से एक लॉकडाउन, एक ब्लैंकेट लॉकडाउन वहां पर उन्होंने कोरोना के हवाले से तो किया ही है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में कोरोना को एक बहाना बना लिया। बिल्कुल सही। आप कोरोना वायरस से बचने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर हम मजीद भी बात करते हैं। आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा ही रही है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक बिनोरी साहब ने, चेयरमैन HEC हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक बिनोरी साहब, आपने हमें वक्त दिया है। कल हुकूमत की जानिब से कुछ फैसले किए गए जहां पर कारोबारी सरगर्मियों का आगाज था, वहीं पर तालीम के हवाले से भी कुछ फैसले किए गए कि एक तो 15 जुलाई तक जो है तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट तक जो है या बोर्ड के इम्तिहानात जो है वो मनसूख करके प्रमोशन दे दी जाएगी पिछले रिजल्ट को देखते हुए। आपकी नजर में ये फैसला कैसा है और किस हद तक ये तमाम तर रिजल्ट के ऊपर जो है अपना इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, जो हेल्थ का फैसला है वो तो जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है वही कर सकते हैं, और हम जो भी गवर्नमेंट ने फैसला किया है वो ऑब्वियसली जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स है उसको देख के किया है। रिस्क हम नहीं लेना चाहते अपने न स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ या न फैकल्टी की लाइफ के साथ। तो जहाँ मतलब जैसे गवर्नमेंट हमें डायरेक्शन देगी इसमें कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसी हिदायत को हम फॉलो करेंगे। अलबत्ते ये है कि हमने शुरू में ही फरवरी और मार्च के दरमियान इनको यूनिवर्सिटीज़ को एक गाइडेंस इशू कर दी थी कि अपने स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को, स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या सेफ गार्ड्स इस्तेमाल करनी चाहिए। वो जब भी यूनिवर्सिटी खुलेगी वो सेफ गार्ड्स तकरीबन उसी वक्त भी सामने आ जाएंगी। तो उस चीज़ पे तो हम बहस नहीं कर सकते क्योंकि वो मेडिकल प्रोफेशन का वो है की जिम्मेदारी है और वो हमें गाइड कर रहे हैं।
हमारा मसला ये है, इस वक्त 2-3 मसाइल आ रहे हैं। एक तो ये है कि जो ये सेमेस्टर इंटरप्ट हो गया है, इस सेमेस्टर को हम कैसे कंप्लीट करें। ऑनलाइन क्लासेस की हमने इजाज़त दी थी, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, कुछ कनेक्टिविटी के और कुछ क्वालिटी के, जिनको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जून में जो बेहतर एक तरीके से उसको करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं करना चाहते तो उनको हम ऑप्शन दे देंगे कि वो अपना सेमेस्टर डिफर करवा लें। सो दैट इज आवर थिंकिंग एट दिस मोमेंट, और हम यूनिवर्सिटीज को ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। सेकंड थिंग ये है कि एडमिशंस में हमें इशू आएंगे कि जो इस वक्त जो रिजल्ट्स जिस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन ये है कि कैम्ब्रिज वालों ने भी और हमारे जो बोर्ड वालों ने भी हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि वो पुराने रिकॉर्ड को यूज करके और उसके बेसिस पे हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हम अब उस पे गाइडेंस बनाएंगे कि इस इंफॉर्मेशन को बेहतरीन तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है ताकि हमारे एडमिशन प्रोसेस जो है वो ठीक रहें। नंबर 3, हमारी कोशिश यही है कि सेमेस्टर में इंटरप्शन ना हो, क्योंकि इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इंशाल्लाह सितंबर में अगले सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अगला सेमेस्टर टाइम पे शुरू हो, जो 1980 की और 90 की दहाई में हुआ था कि एक 2 साल सेमेस्टर पीछे हो जाते थे, तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अब सेमेस्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये जो तीसरा पॉइंट आपने दिया है ना, मैं इसी पर आपसे आपका काइंड वर्ड चाह रहा था। स्टूडेंट्स हैं, एमफिल किया, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, PhD के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में। आप पहले भी एक डेढ़ महीना पहले की बात है, आप ट्रांसमिशन का हिस्सा बने थे, तो मैंने ही आपसे क्वेश्चन किया था, तो आपने कहा था कि 31 मई के बाद देखेंगे, अगर यूनिवर्सिटीज़ खुल गई तो थोड़ा बहुत क्लास वर्क करके आगे और सेमेस्टर लोगों को जो है वो एनुअल एग्जाम्स, उनके फाइनल टर्मिनल्स जो है वो दिलवा दिए जाएंगे। लेकिन अब चूंकि 15 जुलाई तक जो है वो बंद कर दिया गया है, ज़रा ये शेयर कीजिएगा, अब जो ऑन गोइंग सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक डेढ़ महीना, यानी स्प्रिंग सेमेस्टर शुरू हो चुका था उनका, एक डेढ़ महीना पढ़ भी लिया था, 8 मार्च से बंद हुआ और फिर 31 मई या 15 जुलाई तक, अब उनका टर्मिनल का टाइम भी गुजर चुका है। आपने कहा था मिड्स तो चले हम मैनेज कर लेंगे, अब टर्मिनल्स का टाइम भी इसमें गुजर जाएगा, तो उनके लिए क्या कोई खास कैटेगोरिक गाइडेंस कोई आपने दिए हैं, डायरेक्शंस यूनिवर्सिटी? जी नहीं, उस पे अभी गाइडेंस ऑलरेडी ऑन द एनुअल है, वो आजकल में चली जाएगी। दूसरी गाइडेंस जो है उसमें मेरे ख्याल में 1 हफ्ता लगेगा। उसमें एक इशू ये है कि कई स्टूडेंट्स जैसे कि ग्रेजुएट क्लासेस में होते हैं, एमफिल, PhD, MS में, वो इस वक्त थीसिस में कर रहे होते हैं, तो हम उनके लिए थीसिस एग्जाम और PhD एग्जाम्स के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि उनके लिए आसान हो जाएगा और वो ग्रेजुएट कर सकेंगे अपने टाइम। सर, जो कोर्स वर्क स्टूडेंट्स हैं जिनका सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, उनके बारे में जरा शेयर कीजिए। देखें, जो इस वक्त 2 डिफरेंट इश्यूज हैं। एक तो ये है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या वो किया जाए, क्योंकि वो ग्रेजुएट करने वाले हैं, तो हम उनको अलहदा देख रहे हैं और उनके लिए एक स्पेशल प्रोसेस बना रहे हैं ताकि उनको इवेल्युएट किया जा सके और फिर उसके बेसिस पे हम फैसला कर सकें। और उसमें तकरीबन वही फिलॉसफी होगी जो कि बाकी लोग यूज कर रहे हैं कि हम पूरा रिकॉर्ड देख के उसके बेसिस पे कोई डिसीजन करें। लेकिन जो इस वक्त यानी सेमेस्टर के, यानी जो दूसरे फाइनल ईयर के अलावा जो सेकंड, थर्ड एटसेट्रा वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको हम ये देख रहे हैं कि या तो वो ये ऑनलाइन करें या फिर सेमेस्टर डिफर करवा लें, तो उनके लिए ऑप्शंस हम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन की क्वालिटी को नंबर 1 बेहतर किया जाए, अपने फैकल्टी की ट्रेनिंग और उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स का कनेक्टिविटी। यानी टर्मिनल एग्जाम्स, सर डॉक्टर साहब, टर्मिनल एग्जाम देना पड़ेगा उन्हें, चाहे वो ऑनलाइन दें? देखें, एग्जाम जो है वो इसमें कोई इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है। जब अगर आप एग्जाम नहीं दे सकते तो उसके पेपर्स के थ्रू, क्विज़ेस के थ्रू, दूसरे तरीकों के थ्रू आप इवेल्युएट करते हैं, तो वो हम उसके लिए हमने पूरी गाइडलाइंस का पेपर बनाया है कि अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये कि जो न्यू एडमिशंस होने हैं उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में हम देखते हैं कि पहले साल में कुछ लोग अगर कोई पर्चा छोड़ देते हैं किसी वजह से या उनकी सप्ली आ जाती है तो वो जो फाइनल एग्जाम है या सेकेंड ईयर का एग्जाम है उसके साथ देने की कोशिश करते हैं। एक तो उन स्टूडेंट्स के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके अलावा ये भी कुछ खबर गर्दिश कर रही है कि कुछ 10 के करीब ग्रेस मार्क्स देने का मामला भी है, इसकी भी तस्दीक कीजिएगा कि क्या ऐसा वाकई में है और ये किस पे अप्लाई होगा? अच्छा, ये देखें, ये चीज हमारे परव्यू में नहीं है,
क्योंकि ये तो बोर्ड के हाथ में है। जी, नहीं एडमिशंस के हवाले से सर? नहीं, एडमिशंस के हवाले से ये है कि हम पहले इंतजार कर रहे हैं कि बोर्ड हमें एडवाइस करेंगे, जैसे कैम्ब्रिज वालों ने एडवाइस कर दिया है कि जी हम आपको रिजल्ट्स दे देंगे अपने बेसिस पे। लेकिन हमने यूनिवर्सिटीज के लिए गाइडेंस जो हम बना रहे हैं उसमें ये है कि हम इन रिजल्ट्स को किस तरह इवेलुएट करेंगे, इसको इसी तरह ऑन फेस वैल्यू देंगे या मजीद इसमें कोई और इंफॉर्मेशन डालेंगे, वो हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह अब हम बोर्ड का इंतजार कर रहे हैं कि वो फॉर्मली हमें बता दें कि वो हमें क्या रिजल्ट्स कम्युनिकेट करेंगे। तो जो रिजल्ट्स वो कम्युनिकेट करेंगे उसको हम इवेलुएट करके फिर उसके बुनियाद पे फैसला करेंगे। एक बेसिक चीज ये है कि कई यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी ये प्रैक्टिस है कि वो प्रोविजनल एडमिशन दे देती हैं। तो हम ये भी समझ रहे हैं कि प्रोविजनल एडमिशंस का भी एक सिस्टम है जिसमें कि बाद में जैसे अब कैम्ब्रिज वाले ये दूसरे जो हैं वो अपना अगर टेस्ट करें तो उसके बाद लोग अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो इसमें भी अगर ये हुआ कि बोर्ड वाले बाद में एग्जाम ले लें और किसी ने अपने रिजल्ट्स इम्प्रूव कर लिया तो उनको फिर बेहतर जगह पे एडजस्ट किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्री टेस्ट भी लेती हैं, यानी तमाम के तमाम उनके जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, क्रेडेंशियल्स होते हैं, उनकी मार्किंग के बाद, परसेंटेज के बाद एंट्री टेस्ट हो गया। अब एंट्री टेस्ट का क्या स्टेटस होगा? अगर तो पिछले वो तो ठीक हो गया कि पिछली उस पर हो जाएगा? नहीं, देखें इसमें इशू ये है कि इंशाल्लाह अगर 15 जुलाई तक ये रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं तो फिर हमारे पास टाइम है एंट्री टेस्ट करने का। अगर 15 जुलाई से फिर डिफर करता है तो फिर हमें तीसरे सिनारियो में जाना पड़ेगा कि बगैर एंट्री टेस्ट के हम कैसे करें। लेकिन इस वक्त जो है हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि 15 जुलाई इज नाउ द फाइनल डेट। उसके बाद ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस और हत्तल इम्कान ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो जाएंगी और उसके बाद ये बाकी जो हमारे चीजें रह गई हैं वो उस वक्त हम कर लेंगे। डॉक्टर तारिक बनोरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन HEC हमारे साथ मौजूद थे। जो तालीमी इदारों के हवाले से, इम्तिहानात के हवाले से कल फैसला किया गया उसके हवाले से वो कह रहे थे कि हम लोग गाइडलाइंस बना रहे हैं इस पे जो शेयर की जाएंगी बहुत ही जल्दी। इस वक्त वापस हम जाएंगे डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब की जानिब, हुर्रियत रहनुमा है। डॉक्टर साहब वापस आपकी जानिब आए हैं। जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारतीय बर्बरियत में तेजी ही आती चली जा रही है, डिस्पाइट ये कि उनको कोई सहूलियात फराहम की जाती हैं इलाज मुआलजे के हवाले से, टेस्टिंग के हवाले से। क्या डिमांड करना चाहेंगे? इस पेंडेमिक से पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की भी कोशिशें थी और ये मामला एक आलमी मसला बन चुका था। अब कैसे देख रहे हैं इसकी प्रोग्रेस को आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो पेंडेमिक जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब आया है उसके बाद से तमाम का तमाम फोकस कोविड-19 ही की। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी, जी बिल्कुल राब्ता मुनक़ता हुआ है, कुछ सिग्नल्स शायद वीक हैं। नाज़रीन, डॉक्टर मुजाहिद गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में हमें दोबारा ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है? जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब कैरी ऑन प्लीज। जी मैं दरअसल आपसे ये कह रहा था कि जब से ये पेंडेमिक जो है सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह से आया है और उसके बाद से तमाम का तमाम फोकस कोविड-19 ही की तरफ रहा है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में हम देखते हैं कि वहां पे भारत ने पिछले 1 महीने के अंदर 30 से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया है, जबकि कोविड-19 से जो हलाकतें वहां पर हुई हैं वो 9 या 10 से ज्यादा नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर कि इंडिया एक बहाने के तौर पे यूज कर रहा है ताकि कश्मीरियों को जो पहले ही दबाया गया था उनको अब अगर वो जरा सा भी घर से बाहर निकलते हैं, कहीं पे 2-4 कश्मीरी इकट्ठे जमा हो जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनको वहां पे भी डिस्पर्स किया जा सके। अभी ताजा तरीन जो है हिंदुस्तान की एक रविश चल निकली है कि जो भी वहां पे शहादतें होती हैं उन शहादतों के बाद जो भी वहां हमारे नौजवान हैं उनकी मैयतों को वापस नहीं किया जाता। जो एक जनाजे की वहां पे एक रिवायत थी मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो जनाजे की रिवायत को हिंदुस्तान ने तोड़ने की कोशिश की। अब ये एक सबसे अहम बात है कि हिंदुस्तान साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है जो कि मकबूजा कश्मीर में रहने वालों के ऊपर डालने की कोशिश। सही। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजाहिद गिलानी कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा है और उनका भी यही कहना है कि कुछ भी सूरत हाल हो, कुछ जैसा भी ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया जो है इस वक्त कोविड-19 का जो है वो शिकार है और इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है
टू डील विद टू टैकल कोविड-19 है, और इसके अलावा पूरी दुनिया को इस वक्त कुछ नहीं सुझाई दे रहा। लेकिन पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जो हैं वो अभी भी जारी रखे हुए है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो शायद कोविड-19 से भी ज़्यादा बड़ी वबा और बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, और वो है जो भारत की का रियासती जबर है, रियासती जुल्म और सितम की शक्ल में उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। और वो आज से नहीं है, वो मार्च से नहीं है वरदा, वो पाँच अगस्त से है। वैसे तो गालिबन हम ये देखते हैं सूरत हाल 70 साल से ही ऐसी है, लेकिन 5 अगस्त के फैसले के बाद जो एक बहिमाना फैसला था, उसके बाद हमने सूरत हाल ये देखी कि किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद भी भारत जो है वो अपनी हठधर्मी पर कायम हमें नजर आता है। जहां पर पूरी दुनिया अपने अवाम को सहूलियात फराहम कर रही है, वहां पर भारत जहां पर काबिज है उन लोगों की जिंदगियों का मजीद दुश्मन बन चुका है। उनका जानी इस्तेहसाल हो रहा है, मुआशरती इस्तेहसाल हो रहा है, मुआशरी इस्तेहसाल हो रहा है, उनको किसी किस्म की सहूलत मैसर नहीं है। जैसे कि अभी हमारे साथ हुर्रियत रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वहां पर कोरोना से तो इतनी अमवात नहीं हुई जितनी ज्यादा भारतीय बर्बरियत की वजह से लोग शहीद हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे जो हैं वो यतीम हो रहे हैं। बल्कि हमारे सामने ये भी रिपोर्ट आई रिजवान की, जहां पर 13 साल से जायद उम्र के जो बच्चे ही जिन्हें हम कंसिडर करते हैं उनको घरों से उठा लिया जाता है। तो भारत इस हद तक खौफजदा है कि इस पेंडेमिक की सूरत हाल में भी मजलूम कश्मीरियों के ऊपर जो है अपने जुल्म सितम को बढ़ाया चला जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अच्छी सुबह तुलू होगी, सूरत हाल बेहतर होगी, और भारत के ये तमाम तर इकदाम भी दुनिया की नजर में आ चुके हैं और दुनिया भी देख रही है बहुत अच्छे तरीके से। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से और मौजूदा तमाम तर इशूज़ के हवाले से जो खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला है वो पीटीवी न्यूज़ पर इसी तरह से जारी रहेगा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप न्यूज़ देख सकेंगे और उसके बाद दोबारा से ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आपका हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। मुझे और रिजवान रौनक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।